Okay, now we'll start about the nationalism in India. As we studied in our previous classes, that was the history of Europe. You have read about the French Revolution. In class 9, you have also read about the Russian Revolution. Like that, there are many more revolutions took place around the world. But it is very interesting that in this class you will study about the history of India, and we must study about the nationalism of India. नेशनलिज्म एक सिंपल टर्म है जिससे हम सभी काफ़ी अच्छी तरह से जानकार भी हैं। नेशनलिज्म एक हमारा फीलिंग्स होता है। हिंदी में हम इस नेशनलिज्म फीलिंग को कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना। हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारा भावना होता है, इस भावना को हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं। हर किसी को अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना होती है। सभी कोई अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम किसी राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर हम सभी की बात करें, हमें प्राउड फील होता है, वी आर इंडियंस। दिस प्राउडनेस, this feelings of proudness is the feeling of nationalism. Okay, because everyone is ready to do something more for their nation also. अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पर कि ये राष्ट्रीयता की भावना भारत में विकसित कैसे हुई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में अंग्रेजों के आगमन के साथ हमारे देश में इस भावना को लोगों ने जोर शोर से ग्रहण किया। राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना लोगों में सबसे तेज रूप से, सबसे जो है सभी के मनों में जागृति पैदा होना शुरू हो गया जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में आरंभ हुआ। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना तो था, लेकिन इस भावना को, ठीक है, दिए में घी डालने का काम किया। क्लियर? आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप का था, जिसमें नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था, इसका मतलब था लोगों के सोच, लोगों के इच्छा शक्ति का विकास होना। वो डिफाइन किए थे, आइडेंटिफाई किए थे एक ऐसे सेंस जो नेशन को बिलोंग करता हो, जो राष्ट्र को बिलोंग करता हो। नए नए सिंबल्स, नए नए आइकन्स, नए सॉन्ग्स, ठीक है, नए लिंक और बाउंड्री को रिडिफाइन किया गया था। ये सारे नेशनल आइडेंटिटीज थे जो काफी लंबे प्रोसेस में स्टार्ट किया गया था, ताकि लोगों को राष्ट्र की ओर आकर्षित किया जाए। लोगों के मन में, लोगों के दिलों में एक ऐसी भावना को उजागर करना ताकि वो देश के लिए हमेशा तत्पर रहे, और इस प्रकार की भावना को हम राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ते हैं। अभी ये जो भावना आया था हमारे देश में, ये भावना हमारे देश में कॉलोनाइजेशन पीरियड में शुरू हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कॉलोनाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? एज वी नो दैट द
rich and prosperous country control politically and economically to other underdeveloped countries, this process is known as colonization process. हिंदी में हम इस colonization को उपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण। ये उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया था, इसे हम हिंदी में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब एक विकसित देश किसी विकासशील देश या अविकसित देश पर अपना राजनीतिक और आर्थिक अधिकार और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ राष्ट्रीयता की प्रक्रिया भी समाहित हो जाती है। जैसा कि in our country we can see that when our country under colonization, the feelings of citizens for their country is going to be increased, and this feeling is known as the nationalism feeling. So you can simply say that the arrival of the British is the achievement for the Indians to grow on their nationalist feelings. ओके, यानी भारत में जब से उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से हमारे देश में ये राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित होता चला गया। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और इस भावना को, यानी आधुनिक जो नेशनलिज्म का आइडेंटिफिकेशन था, ये कब शुरू हुआ था? जब हमारे भारतीय लोगों ने, भारतीय वासियों ने अंग्रेजों के विरोध में जब भारतीयों ने अंग्रेजों के विरोध में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किया था, गैर उपनिवेशीकरण आंदोलन हमारे देश के महान विचारकों ने, हमारे देश के महान नेताओं ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किए थे, तब से हमारे देश में आप कह सकते हो कि भारतवासियों के दिल में राष्ट्रीय भावना लगातार से बढ़ता ही चला गया। और आज भी हमें गर्व होता है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। ये हमारी भावना है, जो राष्ट्रीय भावना के रूप में आप जान सकते हो। क्लियर? तो इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय भावना क्या होता है। देश के प्रति समर्पण की जो भावना होती है उसे राष्ट्रीय भावना कहते हैं। जैसा कि हर देश में, यूरोप हो चाहे एशिया हो, हर महादेश में इस प्रकार के कई इंसिडेंट हुए थे जिस कारण लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना विकसित होता चला गया। भारत में भी राष्ट्रीय भावना का विकास कब हुआ? तो भारतीय लोगों के बीच राष्ट्रीय भावना का विकास भारत के उपनिवेशिक शासन काल से हुआ था, क्योंकि जब भारत में उपनिवेशों का शासन शुरू हुआ था, आप सिंपली कह सकते हो कि भारत में अंग्रेजों के शासन जब से शुरू हुआ, यह भारत का उपनिवेशिक शासन का काल था। और उस समय भारतीय लोगों में राष्ट्रीय भावना की जो है विकास हुई, क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेजों के विरोध में कई आंदोलन छेड़ दिए जो राष्ट्रीय भावना को उजागर करने में काफी अहम योगदान दिया था। ठीक है, समझ में आया? हमारे देश के लोग, पीपल बिगेन टू डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कोलोनलिज्म। अब हमारे देश के लोग अंग्रेजों के विरोध में, यानी देश से अंग्रेजी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लोगों को एकजुट करने का प्रक्रिया शुरू कर दिया, क्योंकि हर भारतीय को यह मालूम था कि हमारा देश तभी आजाद हो सकता है जब हम संगठित होंगे, संगठन में ही शक्ति निहित होती है। ये भावना लोगों के मन में
जो है घर करना शुरू कर दिया। और जब से लोगों में इस भावना का विकास हुआ कि हम सब साथ साथ हैं, हम सब साथ रहेंगे, साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे, तभी जाकर हम इस देश को मुक्त कर सकते हैं, परतंत्रता की बेड़ियों से निकालकर स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। अगर हमारे देश को स्वतंत्रता की ओर लाना होगा तो हमारे इस देश में धर्मनिरपेक्षता की भावना, भाईचारे की भावना, एकता की भावना को उजागर करना होगा। हम सब भारतीयों को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना होगा, तब जाकर ये सही मायने में हमारा ये देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है। और इस प्रकार के संगठित भावना को विकसित करने का जो श्रेय जाता है, उसी भावना को हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. और इस भावना, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, इस प्रकार का भावना लोगों में जगाने लगा कि अलग अलग वर्ग के लोग भी एक साथ संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा सा यूनिट तैयार करने लगे। चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, कोई भी जो है संगठन से वो जो है जुड़ा हुआ हो, किसी भी समुदाय से वो जुड़े हुए हो, हर वर्ग के लोग आपस में एक साथ संगठित होकर देश में एकता का परिचय देते हुए एक संगठन का निर्माण करना शुरू कर दिए। लेकिन हर वर्ग और ग्रुप जो है इस राष्ट्रीयता की भावना को अलग अलग तरीका से सोचते थे। उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो व्यू था, वो जो है चाहते तो देश को आजाद कराना ही चाहते थे, लेकिन तरीका जो है अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग तरीका से जो है अपनी राष्ट्रीय भावना को जो है विकसित करना शुरू कर दिए। जमींदार वर्ग के लोग अलग प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने लगे, वहीं किसान वर्ग के लोग अलग अलग प्रकार से आंदोलन करने लगे। स्टूडेंट ग्रुप अलग प्रकार से अंग्रेजों के विरोध करने लगे, टीचर्स ग्रुप्स अलग। इस प्रकार से डिफरेंट क्लास के लोग जो थे वो अलग अलग प्रकार से अपनी अलग अलग भावनाओं को साथ में रखते हुए जो है देश को आजाद कराने में अपनी योगदान देने लगे। लेकिन सबका एक जो सबसे प्रमुख लक्ष्य ये था कि देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराया जा सके। अब बात करते हैं हमारे देश में स्वतंत्रता। हमारे देश में स्वतंत्रता की इच्छाओं को देने वाला पहला छाता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश का एक ऐसा छाता था जिन्होंने अंग्रेज रूपी अम्लीय बारिश को खत्म करने में, अंग्रेज रूपी एसिड रेन को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका निभाया था। अतः आप कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, उन्होंने ये ट्राई किया था कि अलग अलग वर्ग के लोगों को संगठित किया जाए, वो अलग अलग तरीका से आंदोलन करे और देश को एक साथ यूनाइट करके अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन किया जाए, तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिल सकती है। आपस में विवादित होने से कभी देश आज़ाद, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तैयार किया गया था, जिसका लक्ष्य था हर वर्ग के लोग, हर संगठन के लोग, हर समुदाय के लोग एक साथ संगठित हो और देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए। महात्मा गांधी इसके लिए सबसे प्रमुख कदम उठाए थे। इससे पहले के जितने किताब आपने पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि ये नेशनलिज्म का जो विकास हुआ है, ठीक है, ये 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। यानी 1901 से इस भावना का विकास हमारे भारतवासियों के अंदर हो चुका था।
20वीं सदी का जब से शुरू हुआ हमारे देश में राष्ट्रीय भावना, तब से विकास करना शुरू किया। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, इस नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के चैप्टर में आप पढ़ोगे स्टोरीज जो 1920 के दशक में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी या अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध देश को आजाद कराने के लिए अलग अलग आंदोलन छेड़े थे, अलग अलग आंदोलन का विकास किया था। और नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये जो दो आंदोलन है भारत में राष्ट्रीय भावना के साथ साथ देश को आजाद कराने के लिए जो ये दो आंदोलन छेड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, असहयोग आंदोलन और जो है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दो आंदोलन थे जिन्होंने महात्मा गांधी, इन दोनों आंदोलन से महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में अपनी सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित जो है कदम उठाए थे, देश को आजाद कराने में, लोगों में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए। हम लोग साथ ही साथ ये एक्सप्लोर करेंगे कि कांग्रेस जो है नेशनल मूवमेंट को किस प्रकार से डेवलप किया था, हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से डेवलप किए थे और किस प्रकार से अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोग इस प्रकार के आंदोलन में अपने आप को पार्टिसिपेट किए थे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो नेशनलिज्म का कैप्चर था, नेशनलिज्म का जो दायरा था या जो इमेजिनेशन था, लोगों की जो सोच थी, वो किस प्रकार से विकसित हुई देश को आजाद कराने के लिए। अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस बात पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश को आजाद कराने में हमारे देश के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग भूमिका निभाई थी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो पहला विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में किसी न किसी रूप से सहायता किया था। वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन का रोल क्या था। थैंक यू।